अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर सरयू बगड़ के उस ऐतिहासिक स्थल पर, और इसी स्थल पर 14 जनवरी 1921 को एक जो कुली बेगार प्रथा एक काले अध्याय के रूप में अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर थोपी थी, उस अध्याय का यहाँ पर अंत किया गया था। 14 जनवरी का वो दिन 1921 को इसी जगह से इसी सरयू नदी पर यहाँ के तमाम ठेकेदारों ने, यहाँ के प्रधानों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने हजारों लोगों की संख्या में मौजूद ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में, ब्रिटिश सरकार के सैनिकों की मौजूदगी में वो कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर थे इसी नदी में प्रवाहित कर यहाँ से उनको उस प्रथा का हमेशा के लिए अंत किया था। आगे आप इस पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि इतिहास के जो जानकार लोग हैं कुली बेगार प्रथा के बारे में वो कितना जानते हैं, और इस स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर के योगदान को वो इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, इस तरह से आपको बयां करके बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बागेश्वर की रक्तहीन क्रांति जब सरयू की लहरों में बह गया था अंग्रेजों का घमंड। 14 जनवरी 1921 उत्तरायणी का पावन पर्व और बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती, यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देने वाले उस महासंग्राम का दिन था जिसे इतिहास में रक्तहीन क्रांति के रूप में याद किया जाता है। कुली बेगार ब्रिटिश राज की एक ऐसी शोषणकारी और अपमानजनक व्यवस्था जिसने उत्तराखंड के हर जनमानस को छलनी कर दिया था। अंग्रेज अधिकारियों और सैलानियों का सामान मुफ्त में ढोना, उनके लिए भोजन जुटाना स्थानीय लोगों की मजबूरी बन गया था। उत्तराखंड का देश की आज़ादी में या स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और बागेश्वर का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा ही है। और इसीलिए जब देश पूरा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमने एक ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर एक गैलरी हमने जो है उस समय बनाई थी, और साथ ही साथ एक यात्रा हमने निकाली थी 2 दिन की, कौसानी से लेकर बागेश्वर तक की। उसी बीच 2 वर्ष लगभग, मुझे फिर लगभग 1.5 वर्ष काम किया। तो एक ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर का योगदान करके हमने किताब पर काम किया था। इसमें हमने क्या किया था कि बागेश्वर के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, 124 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची हमको जिला कार्यालय से मिली थी, तो हमने उनके घर घर जाके या फिर उनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटना जो थी, मैं आपको दिखाऊं, बल्कि आप देखेंगे ये जो तस्वीर है 1921 की बद्रीदत्त पांडे जी बागेश्वर में, जिनको कुमाऊं केसरी गांधी जी ने कहा था, और ये उनकी तस्वीर है। तो हुआ क्या कि जो कुली बेगार आंदोलन था ये महत्वपूर्ण इस मायने में था जबकि अहिंसक आंदोलनों की कड़ी में या जो असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे वो अपने पहले बार में वो फेल हो चुके थे, लेकिन यहाँ अपने उत्तराखंड में और ख़ासतौर पर बागेश्वर में असहयोग आंदोलन सफल हो गया था इस कुली बेगार आंदोलन के माध्यम से। और यह इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बागेश्वर बहुत दूर दराज का और उस दौर के राष्ट्रीय मीडिया से इसका कोई लिंक नहीं था, लेकिन कुली बेगार जैसी एक अमानवीय प्रथा थी, लोगों को जो है बिना कोई पैसा दिए हुए श्रम या बेगार ऐसा करना पड़ता था। तो उसके विरोध में जनता के मन में जो एक आक्रोश था उसको जो है अपने कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने उसको एक अग्नि दिखाई, एक तरीके से उसको ज्वाला में जो है प्रस्फुटित किया, और उसकी आग इतनी भड़की कि अंततः कुली बेगार जो है यहाँ पर 1921 को मकर संक्रांति के दिन ख़त्म करना पड़ा, और वो एक तरीके से वह प्रथा सदा के लिए यहाँ से ख़त्म हो। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता उन्हें ब्रिटिश सरकार का दमन झेलना पड़ता था। इस जुल्म की कहानी बाकायदा एक रजिस्टर में दर्ज होती थी जिसे कुली रजिस्टर कहा जाता था, लेकिन अन्याय का अंत तय था। 1916 में गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी जैसे आंदोलनकारियों ने कुमाऊं परिषद का गठन कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। 14 जनवरी 1921 को सरयू तट पर हजारों ग्रामीणों ने कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर सरयू में प्रवाहित करते हुए इस प्रथा का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसी अहिंसक व असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर वर्ष 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बागेश्वर का दौरा किया तथा इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। बागेश्वर का सरयू तट आज भी भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। इस रक्तहीन क्रांति ने साबित कर दिया कि जब जनशक्ति जागती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य का अहंकार पानी में बह जाता है। जो देश में एक मूवमेंट चला था उस दौर में आज़ादी का, तो उसमें हर जर्रा जर्रा जो था
आंदोलित था। खासकर पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर एक जो लोगों का मिलन का एक जो तरीका होता था वो हमारे तीज पर्व त्यौहार होते थे, तो वो बहुत पौराणिक उसमें बागेश्वर का एक उत्तरायणी मेला अपने पूरे उसमें रहता था। तो माघ माह की जो संक्रांति होती थी उसमें सरयू स्नान का विशेष महत्व होता था, जिसको उत्तरायणी मेला कहा जाता था। तो ये चिंगारी जब पूरे देश में फैली तो बागेश्वर भी उसे अछूता नहीं रहा। 1921 में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, खासकर वो दिनांक होता है 14 जनवरी 1921, तब हमारे जो इसके अग्रणी जो नेतृत्व था पंडित बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा जो मुफ्त में हमसे काम करवाया जाता था, जो श्रम करवाया जाता था, उसको कुली बेगार के रूप में लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी दी। पहले दिनों उनका शोषण हुआ, तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी इनकी बहियाँ थी, जो भी दस्तावेज थे, उसको इन महान मनीषियों के नेतृत्व में सरयू नदी के तट पर प्रवाहित किया गया। और तब से ही इस मेले का जो स्वरूप था उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। पहले तो ये एक सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए थी, एक सामाजिक जो हमारा सिस्टम था उसको अंगीकृत करते हुए मेला लोगों के सृजन का एक तरीका था। कालांतर में राजनीतिक परिवेश का इसमें समागम हुआ, तो उस समागम के बाद जो 21 का जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद उससे प्रेरित होकर पूरे देश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो अलख गांधी जी के नेतृत्व में जली हुई थी, तो गांधी जी भी इससे प्रेरित होकर 1929 में बागेश्वर उनका शुभागमन हुआ और इस मेले के स्वरूप में निरंतर एक वो एकरूपता आगे जारी रही। तो उसी से प्रेरित होकर जो हमारा राजनीतिक कैलेंडर है वर्ष भर का, वो भी इसी दिन यहाँ पर बनाया जाता था विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा। उसमें खासकर उस दौर में कांग्रेस प्रमुखता से रहती थी और अन्य दल इसमें रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों के रूप में हो या संगठनों के रूप में हो, उन्होंने अपने राजनीतिक कैलेंडर को जारी करने का भी इसको इस मंच का उपयोग उस दौर में किया। और आज़ादी प्राप्ति के बाद ये आज तक मतलब हर वर्ष उत्तरायणी मेले के पर्व में यहाँ पर राजनीतिक पंडाल और उनके मंच यहाँ पर लगते हैं, जिसमें आगामी योजनाओं को एक क्रियान्वित तरीका दिया जाता है। और उसके राष्ट्रीय परिदृश्य ये निकल कर आया था कि जो आंदोलन जो धीमा पड़ रहा था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, और वो उसमें तेज़ी आई, उसमें गति आई। और उसी का परिणाम ये रहा कि उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौसानी से बागेश्वर तक पैदल यात्रा यहाँ पर की उन्होंने, और बागेश्वर में आकर उन आंदोलनकारियों से मुलाकात की, यहाँ के उन आंदोलनकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से उन्होंने मुलाकात की, उनको धन्यवाद दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर के लोगों का कितना बड़ा योगदान है। बागेश्वर एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसका धार्मिक, आर्थिक और भौतिक तथा राजनीतिक महत्व है। विशेषकर राजनीतिक महत्व इसलिए माना जाता है कि उस समय जब ब्रिटिश काल में 1920 के आसपास या उससे पहले बेगारी प्रथा थी एक, जिसमें अंग्रेज़ अधिकारी आते थे और यहाँ के लोगों के द्वारा बोझा ढुलान पर आते थे या कुली का काम करवाते थे और बिना पैसा दिए उनसे कार्य लेते थे, जिससे पूरी जनता पीड़ित थी। तो इसी से पीड़ित होकर के माननीय बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 1921 में बागेश्वर के गोमती और सरयू के संगम पर एक महान सभा की गई, जिसमें बहुत से इस स्थान के ग्राम प्रधान लोग उपस्थित हुए अपने रजिस्टर लेकर के, क्योंकि उसमें एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाता था जो गरीब लोग होते थे उनका नाम लिखा होता था और प्रधान लोग ज़बरदस्ती उनको काम करने के लिए भेज दिया करते थे, बदले में कोई पैसा नहीं मिलता था। और ऐसे अनुचित या शर्मनाक कार्य उनसे कराए जाते थे, जैसे वो क्या कहते हैं
कमोड वगैरह जो है उसको कंधे में रख कर के ले जाना पड़ता था, तो इससे लोग बहुत ही पीड़ित थे। तो उस सभा में सब लोग अपने अपने रजिस्टर लेकर के यहाँ आए और बगल में बहुत बड़ी सभा की, जिसमें एक अंग्रेज़ों का गवर्नर जो था 40 सिपाहियों को लेकर के और राइफल लेकर के उस सभा में उपस्थित हुए थे और डरा रहे थे। उस सभा में सब लोग जब बद्रीदत्त पांडे जी दहाड़े और उनके अन्य साथी से अन्य छोटे बड़े नेता समाज सेवी, तो उन्होंने पांडे जी के सुर में सुर मिलाया कि हम किसी भी दशा में कुली बेगारी प्रथा का उपयोग नहीं करेंगे या बेगारी नहीं देंगे। तो अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि पांडे जी को डराया कि आप तत्काल इस सभा स्थल को छोड़ दें वरना गोली मार दी जाएगी। तो पांडे जी गरज करके बोले, यदि हिम्मत है तो गोली मारो, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। और उनके पीछे यहाँ के स्थानीय जो भी प्रधान लोग थे उन लोगों ने उनका साहस बढ़ाया और नारे लगाए कि हम किसी भी प्रकार से कुली बेगारी प्रथा नहीं में शामिल नहीं होंगे, हम बेगारी नहीं देंगे। तो इस प्रकार उसी स्थान पर अंग्रेज़ सिपाही और जनरल भग करके चले गए और कुली प्रथा का सारे रजिस्टर तत्संबंधी जो भी रजिस्टर थे फाड़ करके सरयू में बहा दिए गए। और उस दिन से उस प्रथा का उन्मूलन हो गया। न कोई लाठीचार्ज हुई, न किसी प्रकार की खून खराबा हुआ, न कोई हिंसा हुई। तो ऐसा अहिंसक आंदोलन बागेश्वर में सफल हुआ जिसकी चर्चा सारे देश में हुई। और गांधी जी ने भी यह चर्चा जब सुनी तो 1929 में वो बागेश्वर आए और स्वराज भवन की स्थापना की और यहाँ पर उनकी आज भी मूर्ति बनी हुई है जो उस व्यवस्था की याद दिलाती है। इसीलिए बागेश्वर का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। अच्छा प्रश्न आपने किया। एक्चुअली जब कुली बेगार आंदोलन यहाँ पर हुआ तो उससे पूर्व से 1920 से लगभग इसकी तैयारियाँ होने लग गई थी। कुमाऊँ परिषद की स्थापना और कुमाऊँ परिषद की जो है बैठकों में इस पर बात चलने लग गई थी। तो कुमाऊँ परिषद की बैठक से काशीपुर में हुई थी 1920 में, तो ये तय हुआ कि गांधी जी को भी इस आंदोलन में, यानी कि जो मकर संक्रांति के दिन तय की जा रही थी, उसमें बुलाया जाएगा। तो यहाँ से बद्रीदत्त पांडे जी और तमाम नेता उनसे मिलने नागपुर गए। तो गांधी जी उस समय व्यस्त थे, वो आ नहीं पाए। लेकिन जब ये आंदोलन यहाँ सफल हुआ और लगभग ये समझिए कि उसके 2-3 महीनों के बाद 1921 जनवरी के 2-3 महीनों के बाद पूरे उत्तराखंड में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि अब लोगों ने कुली बेगार देने से इनकार कर दिया है। तो गांधी जी तक भी ये बात पहुंची और उसका परिणाम ये हुआ कि 1929 में फिर गांधी जी जो है एक उनका थोड़ी स्वास्थ्य भी ख़राब था और वो कौसानी में विश्राम भी करना चाहते थे। तो कौसानी पहुँचे और कौसानी के बाद उन्हें जब पता चला कि बागेश्वर भी यहीं है और जहाँ कुली बेगार आंदोलन हुआ था, तो फिर गांधी जी वहाँ से गरुड़ तक गाड़ी से आए और गरुड़ से फिर वह पैदल चलते हुए, और कभी विक्टर मोहन जोशी जी, कभी अन्य लोग उनको डोली से लेके बागेश्वर तक आए। तो बागेश्वर वो रुके और फिर अगले दिन पुनः कौसानी गए। तो इसका यह हुआ कि जब असहयोग आंदोलन असफल हो रहा था तो उनको एक बहुत बड़ी गांधी जी को इससे प्रेरणा मिली कि भाई ये इस तरीके से जो है आंदोलनों को इस तरीके से भी सफल किया जा सकता है। और जब यहाँ वो सफल हो गया था आंदोलन, तो गांधी जी ने फिर यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया था और इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। मैं आपको बताऊँ कि ये जो किताब है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर का योगदान, इसमें मैंने संपूर्ण रूप से इस बात का उल्लेख किया है। उन्हें 124 जो अपने बागेश्वर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने जेल में यातनाएं सही, कष्ट सहे, उनका भी उल्लेख है। प्लस जिनका नाम उन 124 जिला कार्यालय की सूची में नहीं था लेकिन अन्य स्मारिकाओं में, अन्य पत्रिकाओं में था, उनको भी मैंने ढूंढकर इसमें लाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ फिर गांधी जी का जो आगमन हुआ था ख़ास तौर पर यहाँ बागेश्वर में हुआ था, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था, उस पर भी हमने एक करीब 1.5 वर्ष की मेहनत की थी। उस समय डॉक्टर शैलेंद्र बोला तत्कालीन प्राचार्य थे, उनका सहयोग मिला था काफ़ी, तो इस पर ये काम किया था। तो ये काफ़ी यूज़फुल उसके लिए भी है। बागेश्वर के लिए एक कुली बेगार प्रथा का अंत करना बागेश्वर के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और बड़ा एक माइलस्टोन जिसको कहा जा सकता है बागेश्वर के लिए था। लेकिन बागेश्वर का दुर्भाग्य ये है कि इस कुली बेगार प्रथा के अंत को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई स्मारक नहीं है, हमारे पास कोई स्थल नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई म्यूजियम भी नहीं है जिसको हम इसको नई पीढ़ी को दिखा सकें कि बागेश्वर का कितना बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। लेकिन एकमात्र हमारे पास सिर्फ एक स्थल नगर पालिका ने जो बनाया है वो पुल के नीचे एक सामान्य सा एक ढांचा जो सीमेंट का बनाया गया है, एक चित्र सा बनाया गया है। इसके अलावा हमारे पास कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए इस स्थल पर
एक ऐसा कोई स्मारक बने ताकि नई पीढ़ी को हम ये बता सकें कि बागेश्वर का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है। तो इस तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।